जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहाँ पे लगी बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफ़र को शुरू करते हैं। ये बात जानकर बहुत सारे लोगों को काफ़ी ताज्जुब होगा कि भारत को गुलाम बनाकर लूटने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीमेसी से पहले औरंगजेब आलमगीर के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था और दुनिया की कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा पैदा करता था, जबकि इसी दौरान इंग्लिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। भारत की ज़मीन उपजाऊ और हर तरह के रिसोर्सेज से मालामाल थी और लोग मेहनती और हुनरपसंद हुआ करते थे। यहाँ पैदा होने वाले सूती कपड़े और मलमल की मांग दुनिया भर में थी, जबकि शिपिंग और स्टील के उद्योग में भी भारत से कोई आगे नहीं था। लेकिन ये सारा सूरत हाल पलासी के जंग के बाद बदल गया और जब 1947 में अंग्रेज भारत से गए तो सिकंदर के ठीक ऑपोजिट इनकी झोली पूरी तरह से भरी हुई थी और भारत के हाथ खाली थे। आज लंदन में लीडन हॉल स्ट्रीट पर जिस जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था, वहां बैंक की चमचमाती इमारत खड़ी है और कहीं कोई यादगार निशानी, कोई मूर्ति, यहाँ तक कि कोई बोर्ड तक नहीं लगा है। यानी ना कोई जनाजा उठा, ना कहीं मज़ार बनी। दोस्तों, 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर डिपेंड होकर रह गए थे। एक ज़माना था कि इसी शाह आलम के पुरखे जहांगीर के आगे ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस घुटनों के बल झुकता था, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क को झुककर पूरे बंगाल का इख्तियारनामा पेश करना पड़ा। ये बात हैरान कर देने वाली है कि ये सारा काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने किया, जिसका सिर्फ एक उसूल था: हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। ये कंपनी लंदन के एक इलाके में एक छोटी सी बिल्डिंग में काम किया करती थी और एस्टैब्लिशमेंट के एक सदी बाद तक भी इसके परमानेंट एम्प्लॉयज की तादाद सिर्फ 35 थी। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के इतिहास में कोई कंपनी ऐसी नहीं गुजरी जिसके पास इस कदर ताकत हो। दोस्तों, अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने इतिहास की 100 सबसे भयानक ब्लड शेड्स को रिव्यू किया है, जिसके दौरान सबसे ज्यादा इंसानी जानें खत्म हुई। इस किताब में इतिहास की चौथी भयानक ब्लड शेड ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है, जिनमें किताब के राइटर वाइट के मुताबिक 2,66,00,000 भारतीयों की जानें खत्म हुई। इस तादाद में वाइट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती नहीं करी, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस अकाल को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के चलते जान से हाथ धो बैठे थे। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत की गिनती दुनिया की सबसे उपजाऊ इलाकों में होती थी और अब भी होती है, फिर इतने लोग क्यों भूखे मर गए? अकाल तो नेचुरल डिजास्टर की कैटेगरी में आता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कसूर? तो आपको बता दूं कि मशहूर फिलोसोफर विल ड्यूरेंट इस बारे में लिखते हैं कि भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की बुनियादी वजह बेरहमी से करे गए एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्सेज का अनबैलेंस्ड इंपोर्ट और ठीक अकाल के दौरान जालिम तरीकों से महंगे टैक्सों की वसूली थी कि भूख से हलाक होते किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। सरकार मरते हुए लोगों से भी टैक्स वसूल करने पर तुली रहती थी। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि एक छोटी सी कंपनी इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि हजारों मील दूर किसी देश में करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत पर हावी हो जाए? इस सियासी तमाशे को समझने के लिए आपको मेरे साथ इतिहास में काफी पीछे चलना होगा। तो दोस्तों, सीन ये है कि बादशाह की सालगिरह है और मुगल रिवायत के मुताबिक उन्हें तौला जाना है। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। यह फंक्शन पानी में घिरे एक चौकोर चबूतरे पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। चबूतरे के बीचों बीच एक बड़ा सा सोने की पन्नी चढ़ा तराजू मौजूद है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं, दूसरे में खुद चौथे मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सवार होते हैं।
भारी लबादो, ताज और सोने के गहनों समेत शहनशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पल्ले में जिल्ले इलाही बैठे हैं, दूसरे में रखे रेशमी थैले बारी बारी तब्दील किए जाते रहे। पहले मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों में तौला गया, फिर उसे फौरन ही गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर जेवरात, बाद में रेशम और आखिरी में दूसरी बेशकीमती चीजों से बादशाह सलामत के वजन की बराबरी करी गई। दोस्तों, ये जो पूरा सीन मैं आपको बता रही हूँ, ये वो नज़ारा है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल पहले मुगल शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने खुद देख करके डायरी में नोट किया था। लेकिन दौलत के इस हैरत कर देने वाले नज़ारे ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इसमें पत्थर तो नहीं। दरअसल दोस्तों, सर थॉमस एक खास मिशन पर भारत आए थे। इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से एक समझौते पर सिग्नेचर करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में कारोबार करने का हक हासिल हो जाए। लेकिन जैसा कि सर थॉमस की डायरी से पता चलता है, ये काम इतना आसान साबित नहीं हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज राजदूत को सख्त पापड़ बेलने पड़े। इसकी वजह यह थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सफवी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपना कॉम्पिटिटर समझते थे और उनकी नज़र में इंग्लिस्तान एक छोटा सा बस आइलैंड था। इसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी के लेवल पर समझौता करना उनकी शान के खिलाफ था। हालांकि सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की कड़ी मेहनत, डिप्लोमेटिक दांव-पेच और तोहफे देकर जहांगीर से तो नहीं, लेकिन वली अहद शाहजहां से आज से ठीक 400 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर सिग्नेचर करवाने में कामयाब रहे, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की इजाजत मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये इंसिडेंट इसके इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपियन मुल्क के साथ बाकायदा कारोबारी समझौता करके इसकी एक कंपनी को एनकरेजमेंट दिया था। सर थॉमस को जहांगीर के साथ दूसरे पल्ले में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय समझौते के नतीजे में ब्रिटेन अगले 350 सालों में भारत से जो दौलत समेट कर ले गया, वो तो एक बात है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के भारत पर सत्ता के दूसरे जो असर पड़े, वो महज लूटने से कहीं ज्यादा भयानक थे। दोस्तों, मुगलों की तरफ से इजाजत मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग तटीय शहरों में एक के बाद एक अपने व्यापारिक अड्डे स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों से उन्होंने मसालों, रेशम और दूसरी चीजों का कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें जबरदस्त फायदा तो होता रहा, लेकिन जल्द ही मामला कारोबार से आगे बढ़ गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे यूरोपियन मुल्कों से अक्सर लड़ाइयां चलती रहती थीं और ये एक दूसरे का माल लूटने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी तादाद में लोकल सिपाहियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैलकर किलों और छावनियों की शक्ल इख्तियार करने लगी।
तो दोस्तों इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में इसकी दूसरे पार्ट के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज़ खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।